नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा लेकर हाजिर हूँ एक बार आपके लिए पार्ट 6 इंदिरा गांधी की 100 दिलचस्प अनसुनी कहानियों का पार्ट 6 लेकर, जिसमें हम बात करेंगे इंदिरा गांधी की उन बातों की जिनके बारे में लोगों को आसानी से अनुमान नहीं होता कि जैसे जैसे आज के आपके पीएम मोदी लगातार दिवाली जवानों के बीच मनाते हैं और भी ऐसे काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जवानों के बीच जाने का मौका कोई नहीं छोड़ते। इंदिरा गांधी भी बिल्कुल वैसी ही थी। इंदिरा गांधी जब पीएम नहीं थी तब भी उन जवानों के बीच जाने का मौका नहीं छोड़ती थी, बॉर्डर पे जाने का मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसी हम दो घटनाओं का जिक्र करेंगे जिन युद्धों को गिना नहीं जाता। इंदिरा गांधी को गिना जाता है केवल 1971 के लिए, 1971 के युद्ध के लिए, लेकिन 62 के युद्ध में चाइना के साथ जो हुआ, इंदिरा गांधी की चर्चा कोई नहीं करता। 65 के युद्ध में शास्त्री जी की चर्चा होती है, शास्त्री जी पीएम थे उस टाइम पे, लेकिन कोई भी इंदिरा गांधी की चर्चा नहीं करता। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि 1962 के युद्ध में इंदिरा गांधी की भूमिका क्या थी। दरअसल जब 1962 का युद्ध हुआ और लगने लगा कि हम लोगों की तैयारी पूरी नहीं है, इंदिरा गांधी ने खुद कहा कि वी के कृष्णा मेनन जो रक्षा मंत्री थे और उन्होंने पूरी जानकारी ढंग से नहीं दी, सेना की तैयारी पूरी नहीं थी। तो नेहरू जी ने ऐसे वक्त में एक स्पीच दी और वो स्पीच इस तरह से दी जैसे कि इससे मैसेज गया कि आसाम हमारे यहाँ से निकल चुका है। इवन आसाम वालों को लगा जैसे आसाम इंडिया का पार्ट ही नहीं है। इससे वो बहुत नाराज हुए। तो जब कैबिनेट मीटिंग हुई नेक्स्ट डे, तो कैबिनेट मीटिंग में इंदिरा ने कहा, ये यहाँ पे हम ये और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इंदिरा जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थी तब भी वो सुपर प्राइम मिनिस्टर की तरह बिहेव करती थी। चाहे वो नेहरू का टाइम हो, प्राइम मिनिस्टर का काल हो, या शास्त्री जी का। ये ऐसी दो घटनाएं हम आपको बताएंगे। 62 के युद्ध में इंदिरा ने ये कहा कि इंदिरा ने कहा जबकि वो कोई मिनिस्टर के पद पे नहीं थी, लेकिन इंदिरा ने बाद में कैबिनेट के बाद ये बोला कि मैं तेजपुर जाऊंगी। तेजपुर वो जगह थी जहां आसाम का गेटवे है। चाइना की जो सेना थी वहां से 30 मील दूर पर थी। नेहरू ने साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद आर्मी चीफ से कहा गया कि इंदिरा को मना करो, ना आर्मी चीफ ने मना किया। आर्मी चीफ ने वहां की ग्राउंड सिचुएशन बताई कि वहां का डीएम भी छोड़ के भाग गया लोगों के हाल पे। तब इंदिरा ने कहा नहीं, मैं हर हालत में जाऊंगी। इंदिरा एयरक्राफ्ट से निकली गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी से उन्होंने हेलीकॉप्टर लिया। अब वहां क्या हुआ, मैं उस वक्त का वो फोटो आपको दिखाना चाहूंगा। आसाम के लोग इतना नाराज थे, वहां कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं था। ये वो फोटो है लाइव मैगजीन का। ये आप देख सकते हैं कि इंदिरा को लगातार आर्ग्यूमेंट उनके साथ करना पड़ा। लोग इतने गुस्सा थे, इंदिरा को अकेले वहां देख के कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि बस जब जैसे तैसे इंदिरा ने उनका गुस्सा शांत किया, तब उन लोगों ने इंदिरा से कहा कि हमें यहाँ से किसी भी तरह निकालिए। इंदिरा ने कहा कि मैं बिना निकाले बिना आपकी समस्या सॉल्व की नहीं जाऊंगी। इंदिरा की ये किस्मत अच्छी थी कि जिस तारीख को वो पहुंची उसी तारीख को चाइना ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और उसके बाद थोड़ा सा काम इंदिरा के लिए आसान हो गया। राशन मंगाया गया लोगों को। जब लोगों ने ये कह दिया, तेजपुर के लोगों ने, कि हाँ अब आप जा सकती हैं, तब इंदिरा लौट के आई वहां से। तो ये चीन युद्ध से जुड़ी एक और घटना मैं आपको बताना चाहूंगा और कैसे वो नेहरू जी के होते हुए फैसले लेती थी। बात बाहर नहीं आती थी, लेकिन बाद में जो इंदिरा ने अपनी बायोग्राफीज में डिस्कस किया, लेखकों के साथ, लोगों से डिस्कस किया, तो उसमें ये बात निकल के आई कि जो लोग मानते हैं कि दलाई लामा को शरण देकर, इस पर बहस होती है कि ना दलाई लामा को शरण देते, ना चाइना अटैक करता, ना ये सब होता। तो इसके पीछे नेहरू की भूमिका पे सवाल उठते रहे लोग और तमाम। हालांकि भारत अतिथियों को शरण देता है, ये हमेशा से ये बात वो लोग भी बोलते हैं, नेहरू का बचाव करते हैं। ऐसे में इंदिरा ने कैसे इसमें रोल प्ले किया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रफुल्ल जयकर की किताब के लिए जब इंदिरा का इंटरव्यू हुआ तब इंदिरा ने बताया कि कैसे उन्होंने कहा था दलाई लामा को, जब तिब्बत भागना पड़ा, और कहा कि नहीं, दलाई लामा को शरण देनी चाहिए। ये इंदिरा थी जिन्होंने सेंट्रल रिलीफ कमेटी तिब्बतियों के लिए बनाई। ये इंदिरा थी जो इतनी हेल्प उन लोगों के लिए लगातार की गई। मैं वही फोटो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इंदिरा की इस गेस्चर से प्रभावित होकर, इंदिरा की इस पहल से दलाई लामा जब बाद में सितंबर में नेहरू के घर आए, तब इंदिरा से मिलने की वो तस्वीर है। वो इंदिरा से अलग से मिले क्योंकि उन्हें पता था कि इनमें इंदिरा का रोल है कि दलाई लामा को शरण देने का जो मामला है। और इस तरह से दूसरा जो वाकया है वो है मुंबई में जब हुआ। मुंबई में जब आंदोलन चल रहा था महाराष्ट्र और गुजरात का अलग होने का,
और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, तो उस वक्त ये मांग भी हो रही थी कि बॉम्बे को अलग राज्य घोषित कर दिया जाए या गुजरात को दे दिया जाए या महाराष्ट्र को दे दिया जाए। तो ऐसे में नेहरू जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तो इंदिरा ने मोर्चा संभाला। इंदिरा गई, महाराष्ट्र के दौरे पे गई, बॉम्बे के दौरे पे गई और लौट के आके नेहरू जी को अपना बताया कि नहीं, बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी के तौर पे रहेगी, और वही हुआ बाद में। अब ये बात कभी बाहर नहीं आती कि कैसे नेहरू जी के फैसलों को जब नेहरू जी असमंजस में होते थे तब इंदिरा प्रभावित करती थी। तो ये दूसरा मामला था। अभी जो तीसरी स्टोरी है हमारी कि 1965 के युद्ध में शास्त्री जी के नाम वो युद्ध था। शास्त्री जी का फोटो आपने देखा होगा, कैसे वो पाकिस्तान के बैटल टैंकों पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन उसमें इंदिरा का रोल किसी को नहीं पता होता, क्योंकि इंदिरा उस वक्त इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी। तो इंदिरा जो थी, इंदिरा प्रधानमंत्री बनी नहीं थी, लेकिन जब युद्ध छिड़ा तो इंदिरा गांधी बाई चांस श्रीनगर में थी। वहां से इंदिरा ने खुद फैसला लेते हुए वहीं रुकने का फैसला किया, बॉर्डर पे गई, बॉर्डर पे सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। उसके बाद जब हाजी पीर दर्रा जो था वो कब्जा कर लिया था इंडियन सेना ने, आर्मी ने, तो वो इंदिरा हेलीकॉप्टर से वहां भी जा पहुंची। मैं उस वक्त की एक तस्वीर आपको इसलिए दिखाऊंगा कि ये इंदिरा गांधी की वो तस्वीर है सैनिकों के साथ हाजी पीर दर्रे पे। यहाँ इंदिरा गांधी पहुंची किस तरह से। अब ये यही चीज है 62-65 के युद्ध में। आप खुद सोचिए कि नेहरू की बेटी जो कितने साल इंडिया के पीएम रहे, देश को आजादी दिलाई, वो वहां पहुंचती है, वो खुद एक मिनिस्टर भी है, भाभी पीएम भी है, और वो वहां पहुंचती है, तो सैनिकों का उत्साह उस वक्त क्या देखने लायक रहा होगा। ये एक ऐसी बड़ी बात थी जो इंदिरा के उसमें किसी को, लोगों को जनरली नहीं पता होती। लेकिन जब आपको अब हमारी जो चौथी कहानी है वो है ये कि ऐसी दिलचस्प कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इंदिरा ने, जब नेहरू के रहते हुए, इंदिरा के रहते हुए, दो लोगों को नेहरू के प्राइम मिनिस्टर का कार्यभार एक तरह से अनऑफिशियली दे दिया गया, 2 लोगों में बांट दिया गया कि आप देखेंगे पीएम का काम और आप देखेंगे। ऐसी नौबत क्यों आई? ये बात है जब 62 में चाइना से हम एक हार गए, तब नेहरू जी को बड़ा शॉक लगा, वो उभर नहीं पाए। 1963 के जो भुवनेश्वर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहां नेहरू जी को एक पैरालिसिस का अटैक पड़ा। और ये एक तस्वीर है जो अक्सर ये इस तरह से शेयर की जाती है ट्विटर पे या कहीं कि पीपल थ्रेस नेहरू ऑन चाइना वार फेलियर। लेकिन जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि यहाँ कांग्रेसियों ने उनको इस तरह से थ्रेश जो लिखा है कि वो नहीं किया था, बल्कि यहाँ पे उन्हें पैरालिसिस अटैक पड़ा था नेहरू को, और ये उस वक्त की तस्वीर है, ये कांग्रेस के लोग दावा करते हैं। तो यहाँ से बाद उन्हें सीधे दिल्ली ले जाया गया। उसके बाद जो कामराज थे कांग्रेस प्रेसिडेंट, उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी कि पीएम का काम जब तक नेहरू जी काम करने की स्थिति में नहीं है तब तक ये टीटी कृष्णामचारी नेहरू की कैबिनेट में रहे थे, सीनियर लीडर थे कांग्रेस के। ये फिरोज गांधी के कैंपेन के चलते एक बार हटाए भी गए थे। और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों को पीएम के काम को आधा आधा बांट दिया गया अनऑफिशियली कि आप उनका काम जो भी है वो देखेंगे। और यहाँ में तीसरा चेहरा जो है वो गुलजारी लाल नंदा का, कि कैसे गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जब शपथ ली थी, तो ये वो चेहरे हैं, इसलिए मैं इनको दिखा रहा हूँ। उसके बाद नेहरू ने 22 मई को जब थोड़ा ठीक हुए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त होती थी, टीवी कैमरे बहुत ज्यादा नहीं होते, वो इसका मैं लगे भी हुए हैं कुछ एक, वो पीछे हैं। इस तरह से नेहरू की हालत आप देख सकते हैं कि वो कैसे, जब क्वेश्चन पूछते थे पत्रकार, तो नेहरू रुक के जवाब देते थे। उनका जो आंसर था वो लेट आता था। आप उस वक्त का फोटो देख रहे हैं। हुआ ये कि नेहरू से किसी एक पत्रकार ने पूछा कि आप अपनी लाइफ टाइम में ही अपने उत्तराधिकारी का ऐलान क्यों नहीं करते थे, तो नेहरू का जवाब था, ये 22 मई 1964 का है तस्वीर है, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर देते। तो नेहरू ने कहा कि मेरी लाइफलाइन खत्म नहीं हो रही है अभी। उसके बाद यहाँ से दोनों जो बाप बेटी थे वो 26 मई को, ये 26 मई की तस्वीर है, ये इंदिरा और नेहरू, ये आखिरी फोटो है पिता पुत्री की, नेहरू जी की, इंदिरा जी की, जो देहरादून में ली गई। दोनों लोग देहरादून में एक तरह से छुट्टी मनाने चले गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये आखिरी फोटो उन दोनों की ली गई और इसके बाद वो दोनों वापस लौट आए उसी शाम को, 26 की शाम को। और 26 की शाम को लौटने के बाद अगले दिन
नेहरू की तबीयत नेहरू जी की खराब हुई और 1:40 पे दोपहर में उनकी डेथ हो गई। यहाँ डेथ होने के बाद, नेहरू की डेथ होने के बाद अब सवाल उठता है कि इंदिरा कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुकी थी, इंदिरा और इंदिरा को अच्छी तरह से पूरा नेहरू का कामकाज पता था, इंदिरा बहुत लोकप्रिय थी, इंदिरा प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने प्रफुल्ल जयकर को जब अपनी बायोग्राफी का इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर उस वक्त बनती तो मैं बर्बाद हो जाती। जो नेहरू के विरोधी थे, लास्ट टाइम पे नेहरू का इतना विरोध हुआ था कांग्रेस में ही नेताओं ने, चाइना युद्ध के बाद खास तौर पे, वो मुझे बर्बाद कर देते। तो हुआ क्या, उस वक्त हुआ ये था कि जब कामराज कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस साउथ से थे, अपनी चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ के आए और उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। कामराज योजना है जो बाद में आप कभी पढ़ सकते हैं, जिसके तहत सारे जो नेता सरकार में थे अलग अलग प्रदेशों में आए और उन्होंने मेन पार्टी का काम चला। कामराज इतने ताकतवर हो गए थे कि एक तरह से इंदिरा को, शास्त्री जी को 2-3 प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चुने। तो कामराज ने, जब मैंने यही बताया कि इन 3 नामों में ये चर्चा थी कि इन तीनों में से किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को चुना। और लाल बहादुर शास्त्री, जो कामराज का मैं इसलिए फोटो दिखा देता हूँ इंदिरा गांधी के साथ, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट थे उस वक्त। तो कामराज बहुत ताकतवर थे, एक पूरा इनका सिंडिकेट था कुछ नेताओं का जो कंट्रोल किए हुए था कांग्रेस को। कामराज ने ये बात जब उनको बोली कि शास्त्री जी को आप पीएम बनिए, तो शास्त्री जी को पता था कि इंदिरा कितनी लोकप्रिय है, नेहरू की बेटी हैं और उनके बिना बहुत मुश्किल है। तो नेहरू ने, शास्त्री जी ने इंदिरा गांधी को कहा आपको मैं पीएम पद का ऑफर देता हूं। तो इंदिरा ने मना कर दिया। तब वो बोले कि नहीं, लेकिन आपके बिना, शास्त्री जी ने कहा आपके बिना मैं सरकार, स्थायी सरकार नहीं बना सकता। तो अब इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया सूचना प्रसारण मंत्री का पद। और तब जब उनसे बाद में पूछा गया कि आपने पीएम का पद क्यों नहीं स्वीकार किया, तो इंदिरा गांधी ने कहा मैं बर्बाद हो जाती। ये वो लिखा हुआ है लाइन, एक बार आप इस लाइन को देखिए। She refused without reflection. If I had become prime minister at that time, they would have destroyed me. If I had become prime minister at that time, they would have destroyed me. तब शास्त्री urged her to accept ministership. ये इंदिरा गांधी की लाइन थी कि अगर मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप ले लेती तो नेहरू के जो विरोधी थे चाइना युद्ध के बाद खास तौर पे, वो मुझे बर्बाद कर देते। तो ये इंदिरा गांधी का कहना था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाती तो बर्बाद हो जाती। तो इस तरह से ये 6वां पार्ट आज यहाँ खत्म होता है और 7वां पार्ट लेकर इंदिरा गांधी की 100 कहानियां, उनके 100वें जन्मदिन के अवसर पर हम आपको तमाम दिलचस्प कहानियां एक के बाद एक इतिहास के पन्नों से निकाल के आपको सुना रहे हैं। ऐसी कहानियां और लाएंगे आपको। बाकी के 14 पार्ट अभी बाकी हैं, सारे पार्ट देखना मत भूलिएगा। आपको इतनी जानकारियां एक जगह कहीं नहीं मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार, थैंक यू।